हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार। अ, तो आज हमारा जो सिद्धम ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिद्धम जो संस्था है उसके द्वारा जो तिब्बतन कोर्स का अ, आज दूसरा दिन है। तो कल हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स सीखे थे, अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स सीखे थे। तो अगर आप लोगों को वॉवल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी कुछ एक लोग जुड़ेंगे। तो तब तक अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट्स हैं तो हम अभी उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आई थिंक कल का सब कुछ क्लियर है तो हम आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। अ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। ओके। तो कल जो है हम लोगों ने वॉवल्स के बारे में सीखा था और तिब्बतन जो स्क्रिप्ट है वो कैसे बना और वो क्यों सीखना क्यों ज़रूरी है, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो वॉवल्स जो है मैंने पहले ही बताया है जैसे आप लोगों को। मैं अभी हिंदी यूज़ करूँगा। इफ़ द गर्ल फ्रॉम पुणे है ना, अगर वो जुड़ते हैं तो फिर मेरे को इंग्लिश में भी वो करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं हिंदी यूज़ करूँगा। ओके, एक मिनट। जी। तो हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मैंने बॉबल्स के बारे में बताया था तो तिब्बतन में सिर्फ चार ही बॉबल्स होते हैं, ठीक है, चार ही स्वरों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू ट्रांसक्रिप्शन, अगर आप किसी दूसरी भाषा को तिब्बतन स्क्रिप्ट में ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हो तब आपको उसी भाषा के स्वरों के और व्यंजनों के अनुकूल आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो वो वाला मैं पहले की कक्षा में मतलब इससे पहले जो वर्कशॉप हुआ था उसमें बहुत ही क्लियरली हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया था। और जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया है उसमें उसका जो मतलब देवनागरी से तिब्बतन में अगर ट्रांसक्रिप्शन करना है तो वो कैसे किया जाता है, उसके लिए अल्फ़ाबेट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, वो सब कुछ उस पीडीएफ में आप लोगों को दिखाया गया है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कल हम लोगों ने सीखा था चार प्रकार के वॉवल्स के बारे में, ठीक है, उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन जाएंगे करेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जो तिब्बतन में हम अ लिखते हैं, है ना, तो आ के लिए कई विद्वानों के मतभेद हैं कि ये व्यंजन है या स्वर है। वो मतभेदों में हमको जानने का नहीं है। हम लोगों को उससे कोई ज्यादा डिटेल्स में या उससे कुछ वो नहीं रखना है। हमने सिर्फ अल्फाबेट सीखने हैं तो हम इसको व्यंजन मानकर ही चलेंगे। तो अ जो व्यंजन है उसका प्रयोग वॉवल्स मतलब स्वरों को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक ये होता है कि जैसे अ, हमारे पास जो स्वर हैं उनके लिए कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं रहता जैसे दूसरे लैंग्वेजेस में वॉवल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो हमारे तिब्बतन में वैसा नहीं है, सिर्फ साइन होता है, उस उन साइंस को दिखाने के लिए हम लोग अ का प्रयोग करते हैं ना। तो ये जो हमारा अ है, तो अगर हम इसी के ऊपर हम गए तो वहीं थे पर आए ये नहीं। कर्व लगाएंगे मतलब एक ऐसा साइन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? कल हाँ है करने उठाएंगे नहीं उठाते हैं तो ये हमारा बड़े बड़े को करना। ई बन जाएगा, है ना। देखिए अब तिब्बतन में दीर्घ ई नहीं रहता है ना। तो अगर हम लोगों को दीर्घ ई लिखना रहेगा तो वो मैं लास्ट में मतलब जब हमारे पास कुछ समय बचता है तो उसमें मैं आप लोगों को उसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। तो सेम ये हमारा क्या रहेगा? ओ ऊ, है ना। और यहाँ पे एक अगर सीधी रेखा ले लेंगे तो ये हमारा ए बन जाता है, ठीक है।
और उसके बाद लास्ट रहता है हमारे पास ओ, है ना। तो इन्हीं चार स्वरों को लेकर तिब्बतन में अ, हम जो है शब्दों की रचना करते हैं, है ना। एक और अब हमारे मन में ये डाउट्स भी आ सकते हैं कि बाकी जो स्वर हैं, मतलब जैसे देवनागरी की तरह 11 स्वर होते हैं, तो वह तिब्बतन में क्यों यूज नहीं होते हैं? क्योंकि तिब्बतन में जब शब्दों का उच्चारण करते हैं तो दीर्घ शब्दों का उच्चारण ही नहीं रहता, है ना। इन चार स्वरों से ही तिब्बतन सारे शब्दों का उच्चारण इन चार शब्दों स्वरों के माध्यम से ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग चार प्रकार के ई उ ए ओ जो है हमने कल सीखा था, ठीक। तो हम अब आगे का सीखेंगे। आज से हम लोग व्यंजन शुरू करेंगे। तो सेम है, जैसे व्यंजनों को लिखने के लिए मैंने नॉर्मली मैं यही रेकमेंड करता हूँ सभी को, है ना। तो जो हम आ, क्या कहते हैं, अगर जैसे टेक्स्ट बुक नोटबुक यूज कर रहे हैं तो उसमें लाइंस रहती है ना। तो नॉर्मली आप लोग ऐसा करिएगा, जो दो लाइनें हैं, है ना, दो लाइनों को लेकर ही तिब्बतन, मतलब स्टार्टिंग में जब अब आप लोग शुरुआत कर रहे हैं सीखने की, तो दो लाइनों को लेकर उसमें लिखने का प्रयास करें, तो उसमें एक वो पता, मतलब उसका आइडिया हो जाएगा कि कौन सा वर्ड जो है छोटा लिखा जाता है, कौन सा वर्ड जो है बड़ा लिखा जाता है ना। तो हम आज शुरू करेंगे व्यंजन क से, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क, है ना। तो क लिखने के लिए कुछ नहीं है। क जो है वो पूरे इसमें आएगा, मतलब जैसे अगर आप लोग नोटबुक के दो लाइंस यूज कर रहे हैं तो आधा स्ट्रक्चर उसका यहाँ तक बनेगा और पूरा लास्ट स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन लेना है ना। तो यहाँ से ये कर्व के साथ, है ना, पहले यहाँ से कर्व लिया, फिर यहाँ से हमने आगे की तरफ कर्व लिया, और सेकंड लाइन हमको इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रख के वहां से स्ट्रेट नीचे यहाँ तक लेना है। ये हो गया हमारा क आधा कंप्लीट, है ना। तो उस क को पूरा करने के लिए हमको यहाँ से फिर से स्ट्रेट नीचे की तरफ जाके, ये स्ट्रेट रहेगा ना, मैं मतलब टच पैड यूज कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा वो रहेगा, ये स्ट्रेट नीचे तक आएगा। तो ये जो है क लिखने का जो स्ट्रक्चर है तिब्बतन का, वो ऐसा था। अब देखिए तिब्बतन मैंने पहले ही बताया ना, तिब्बतन जो है कैलीग्राफिकल फॉन्ट में लिखा जाता है। तो उसके लिए हर तरीके का मतलब वो यूज करना होता है, जैसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, है ना, फिर उसके बाद कर्व कैसा रहेगा, सेकंड फिर जो स्ट्रेट नीचे तक रहेगा वो कैसे रहेगा, एंड थर्ड इसको अंत तक जोड़ना है, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ से लास्ट नीचे लाइन तक, ठीक है, ये स्ट्रेट रहेगा आपका, मेरा मतलब टच पैड में स्ट्रेट नहीं जा रहा है। तो ये आपका स्ट्रेट यहाँ तक रहेगा। अब जैसे नॉर्मली मैं जब दूसरों को बताता हूँ तो मैं उनको ये भी कहता हूँ कि ये, हाँ, जो ऊपर वाली जो लाइन जब हम यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप दो भागों में विभाजित कर दीजिए। वेट, है ना, जैसे यहाँ से अगर हम इसको दो भागों में विभाजित करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि यहाँ से जब क का पहला लाइन है वो आधे तक रहेगा, सेकंड वन विल पूरा नीचे तक स्ट्रेट जाएगा, और तीसरा जो है पूरा लास्ट लाइन तक टच होगा स्ट्रेट में, ठीक है। ये हमारा का लिखने का फॉर्मेशन तिब्बतन में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। का क्लियर है ना सबको? तो अब हम लोग ख के लिए जाएंगे। ओके, वेट, मैं ये रेखा यहाँ से लेके रखता हूँ, ठीक है। तो दूसरा व्यंजन जो है हमारे पास ख, है ना। तो ख लिखने का फॉर्मेशन भी सेम है, पहले हमको एक स्ट्रेट लाइन लेनी होगी, तो उसके बाद आगे से कर्व, देखिए क में हमने यहाँ से आगे को लिया था, बट ये ख में यहाँ से लिया, सेकंड लाइन टच करना है ना। उसके बाद यहीं से फिर से थोड़ा सा कर्व लेकर
ये थोड़ा बड़ा हो गया मेरा, एक मिनट हाँ। सेकंड लाइन जो है, हमको यहाँ से थोड़ा सा कर्व लेकर नीचे लाना है, और ऊपर से उसको जोड़ देना है। ठीक है, ये हमारा ख आधा हुआ। और यहाँ से फिर सेम स्ट्रेट लाइन, टॉप टू बॉटम। ये हमारा, ओके ओके ओके, सॉरी, ये ख नहीं है, ये ग हो गया। सॉरी सॉरी। ख के लिए हमारा स्ट्रक्चर इस तरफ से रहेगा, मिरर इमेज ऑफ ग। तो ख के लिए हमको यहाँ से ये थोड़ा सा कर्व करके, एंड इसको यहाँ पे, इसको यूं जोड़ा, और ये स्ट्रेट आपका नीचे आएगा। ये ख लिखने का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कहाँ से कौन सी लाइन पहले ली जा रही है ना। जब भी तिब्बतन सीखते हैं, तिब्बतन अल्फाबेट सीखते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेशन बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे ये आपने यहाँ तक ली, सेकंड फिर हमने यहाँ पे जोड़ी, इसको ऊपर से नीचे टच किया, और यहाँ से थर्ड स्ट्रेट डाउन, है ना। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे और यहाँ पे इसमें हमको डिस्टेंस जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, सिमिलर रहेगा, है ना। तो ये था ख लिखने का फॉर्मेशन। एक मिनट हाँ। ओके, तो ये ख का था। अब इसके बाद ग जो है, ग बहुत सिमिलर ख की तरह, ख का ही मिरर इमेज जो है ग रहता है, ठीक है। हम्म। तो ग जो है, ग लिखने का फॉर्मेशन भी सेम है, ख का ही मिरर इमेज रहेगा। पहले एक स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से थोड़ा सा कर्व के साथ आएगा ये, है ना, यूं। और इसको यहाँ पे नीचे ले जाना है, ऊपर से इसको यूं जोड़ना है, एंड यहाँ से स्ट्रेट डाउन, है ना। ये जो है आपका ग। एक बार फिर से लिखता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, फिर यहाँ से हमको थोड़ा सा कर्व लेना है, और यहाँ से इसको नीचे, और बीच से उसको जोड़कर तीसरी लाइन जो है हमको स्ट्रेट नीचे की तरफ ले जाना है। ये ग लिखने का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, दीर्घ घ जो है तिब्बतन में नहीं होता, है ना। तिब्बतन जो अल्फाबेट्स है, तिब्बतन जो व्यंजन है, उसमें जो हम घ, ये वाला ग, गर वाला घ, ये यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण तिब्बतन में नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद डायरेक्ट हम लोग आते हैं ङ में। ये जो है ना, उसको लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, जो गुप्त ब्राह्मी लिपि में जो ङ लिखा जाता है, जैसे गुप्त ब्राह्मी लिपि में ङ ऐसे था, ठीक है, यूं था, है ना। तो यही तिब्बतन में भी लिखा जाता है, बट तिब्बतन में क्या करते हैं वो लोग, यहाँ से कर्व के साथ यूज करते हैं, ठीक है। और ये आपका यहाँ तक, ये आपका तिब्बतन फॉर्मेशन में ङ लिखने का तरीका है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ से हमने थोड़ा सा कर्व लिया, है ना, और यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है ङ लिखने का तरीका। और देखिए इसमें अभी आज हम लोग जो दो वर्ड सीखा, मैं आप लोगों को मीनिंग भी बताता हुआ चलूंगा, है ना। चार अल्फाबेट सीखे हमने अभी तक, और चार अल्फाबेट्स में जो हमने ख सीखा था, है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जो हमने ख सीखा था, ख का मतलब होता है मुंह, जिससे हम खाते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है। और जो अभी हमने लास्ट में सीखा, है ना, ङ, ङ का मतलब होता है मैं, ठीक है।
तो ये कुछ एक वर्ड्स आप लोगों को उसमें भी मिल जाएंगे, मतलब अल्फाबेट्स में जब हम लोग व्यंजन सीखेंगे तो व्यंजन में ही कुछ एक व्यंजन वो सेपरेटली कुछ ना कुछ मीनिंग दिखाते हैं, है ना। तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ में बताता चलूंगा। तो जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत रहती है, जहाँ पे कुछ डाउट रहता है, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये आपका ना हुआ, तो कवर जो है हमने आज कंप्लीट किया, ठीक है। कवर के बाद चवर्ग आता है ना। च लिखने का तरीका। जी को हेलो। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, ये इसके बाद हम लोग जो च लिखेंगे, च लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने अ लिखा था, तो हमको यहाँ से एक बेंड लाइन लेना है और यहीं से इसको घुमाते हुए यहाँ पे टच करना है, ठीक है। ये है च लिखने का तरीका। यूं, और यहाँ से ये घुमाते हुए यहाँ पे टच होना चाहिए, ये च लिखने का। जैसे हम जब अ लिख रहे थे ना, तो अ लिखने में हमने यही मतलब वो यूज किया, बट यहाँ पे हमने टच नहीं किया, ठीक है। बट च के लिए हम यूं लिखकर यहाँ पे उसको टच करते हैं। ये है च लिखने का तरीका, ठीक है। ये च, है ना। तो जो नेक्स्ट वर्ड है, वो नेक्स्ट वर्ड हमारा छ, है ना। तो छ लिखने का तरीका, जैसे गुप्त ब्राह्मी लिपि में हमने पहले देखा है ना। उसमें छ कैसे लिखा था उन्होंने, यूं करके बीच से एक स्ट्रेट लाइन ली थी और यहाँ से कर्व लेकर, ठीक है, एक कर्व यहाँ से, दूसरा कर्व यहाँ से, ये आपका नीचे टच होना चाहिए। ये है छ लिखने का तरीका, है ना। एक बार फिर से लिखता हूँ। जैसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ली और वहां से नीचे से कर्व करते हुए यूं जोड़ा और यूं जोड़ा, ये छ है तिब्बतन में, ठीक है। ओके। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा, आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा मेरा। दिख रहा है सर। ओके। हाँ तो दिख शायद रहा है, दिख रहा है सर। कि दिख रहा है। ज्योति जी, मतलब आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा, तो उसके कारण शायद नहीं दिख रहा। लेकिन सर प्लीज अगर पॉसिबल है तो चाहो दोबारा थोड़ा बताएंगे क्या चाहो ओके के ओके बारे में। ओके ओके। जो देवनागरी वाला च है ना, च लिखने का तरीका वही है। जैसे हमको अ वाला फॉर्मेशन लिखना है, जैसे यहाँ से पहले एक हेड स्ट्रोक दिया और उसके उसको वहां से मतलब एक तिरछी रेखा जो नीचे बीच तक ली और वहां से यूं कर्व करते हुए उस तिरछी रेखा के साथ जोड़ना है। ये यहाँ से हमने तिरछी रेखा ली और यूं कर्व बनाते हुए यहाँ पे हमको जोड़ना है, ये च लिखने का तरीका से, ठीक है। अच्छा, आपने शायद पिन करके रखा होगा मेरा मतलब स्क्रीन जो है, इसीलिए आपको मैं मतलब उस पर दिख रहा हूँ। पिन हटा दीजिए। है ना, च के बाद छ हो गया ज, जो देवनागरी का ज है। अब देखिए ज के लिए फॉर्मेशन कैसे रहता है, जो हमने ङ लिखा था ना, वही ङ लिखना है, ठीक है। और बीच से ये एक रेखा ले ली, ये ज लिखने का तरीका है। पहले एक ङ का फॉर्मेशन बनाना है,
है ना। और बीच से हमको एक रेखा लेके ये ज लिखने का तरीका जो है तिब्बतन में ऐसा लिखा जाता है। अब देखिए ज का मतलब क्या रहता है। ज का मतलब रहता है चाय, है ना। अच्छा। अच्छा छ, ठीक है छ फिर से बताता हूं मैं। ज समझ आ गया ना सबको, ज लिखने का तरीका और ज का मतलब, ठीक है। ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है, क्योंकि हम लोग जब आगे सेंटेंसेस बनाएंगे, जब वर्ड्स सीखेंगे, मतलब जब तिब्बतन स्पोकन सीखेंगे ना, तब हम लोगों को ये वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। छ बोला था ना आपने, तो छ फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। छ लिखने के लिए कुछ नहीं है, एक हेड स्ट्रोक देना है, उसके बीच से हमको डायरेक्ट नीचे के लिए एक लाइन लेकर वहां से दो कर्व बनाने हैं, दो सर्कल बनाने हैं, और सर्कल नीचे टच रहेगा। ये है छ लिखने का तरीका। यूं, यूं, यूं। अब देखिए इसमें जो च छ ज हमने अभी सीखा ना, ये क्या कहते हैं कि जो थोमी सम्बुडा थे, उन्होंने नया इन्वेंट किया कहते हैं वो, मतलब उनके जो ग्रंथ पुस्तक थे, ग्रामर से रिलेटेड जो किताबें अभी तक प्राप्त हैं, है ना, उसमें वो ये कहते हैं कि उन्होंने च छ ज नया लिया है। जो उन्होंने गुप्त ब्राह्मी लिपि से ली थी वो च छ ज लिया था। तो इसी आधार पे जो बाद के विद्वान हुए थे वो कहते हैं कि शायद उन्होंने कश्मीर जो एरिया है वहां पे अध्ययन किया रहेगा, क्योंकि वहाँ के लोग च छ ज का उच्चारण नहीं करते, वहाँ पे उर्दू की उर्दू का वो ज्यादा है, इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो वो च छ ज यूज करते हैं। तो आई थिंक च छ ज जो है उन्होंने तिब्बतन में जो अल्फाबेट्स थे उसमें पहले से रखे थे। च छ ज जो है ये उन्होंने बाद में इन्वेंट किए, ये वो खुद कहते थे, बट वो एक रिसर्च वाला एरिया है ना। रिसर्च करने के लिए एक मतलब अभी तक चल रहा है, बट किसी ने ऑथेंटिक अभी तक किया नहीं है उसके बारे में कि ऐसा रहा होगा। बट ये है कि स्कॉलर्स कहते हैं कि च छ ज अगर पहले से था तो वो ये दिखाता है कि इन्फ्लुएंस जो है कश्मीर का रहा होगा, है ना। ठीक है, छ ये रहा, ज हो गया, छ छ ज ञ, ठीक है। अब देखिए जो दीर्घ ज है, दीर्घ ज भी तिब्बतन में नहीं रहता। तो ञ लिखने का तरीका भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से ये एक, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, है ना। पहले हम लोगों को एक छोटा सा हेड स्ट्रोक लेना है, ठीक है, शिरोरेखा टाइप में, बट और उसके बाद आगे से यूं कर्व यहाँ छोटे तक, ठीक है। उसके बाद यूं भी कर सकते हैं, और यहाँ से हमको एक और कर्व लेकर ये करना है। यहाँ एक इस तरह से भी लिखा जाता है, दूसरा लिखने का तरीका है, यहाँ से हमने ये लिया, ठीक है, तो यहाँ से इसी को जोड़ते हुए यूं लिखते हैं। मतलब ये कई जो बाद के स्कॉलर्स हुए वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे न्या लिखने के लिए वो यूं करेंगे और यूं करके न्या लिखते हैं, ठीक है। बट अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमको ये वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट लाइक पहले एक स्ट्रोक लिया, स्ट्रोक के बाद आगे से एक कर्व लिया, है ना, और यहाँ से ही कर्व लेकर इसको हमने नीचे तक लाया। ये न्या लिखने का पैटर्न है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके। ठीक है, ये न्याय यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा। ओके, एक मिनट। हम्म। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा तवर्ग, है ना। चवर्ग भी खत्म हो गया, तो अब हम सीखेंगे तवर्ग, त लिखने का तरीका, है ना। वेट,
टवर के लिए हमको पहले यहाँ से एक हेड स्ट्रोक लंबा सा लेना है। इसको फिर तिरछी, मतलब दाएं तरफ तिरछी रेखा इसके बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। और यहीं से हमको एक कर्व लेते हुए यूं करना है, ठीक है। यह है त लिखने का तरीका। एक मतलब पहले एक स्ट्रोक रहेगा, वहां से हमको एक तिरछी रेखा नीचे बीच तक लानी है, और उसी को घुमाते हुए लास्ट नीचे तक ले जाना। ये है त लिखने का फॉर्मेशन तिब्बतन में, ठीक है। तो जल्दी तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर, ठीक है। नहीं हम्म। सर। ओके। और उसके बाद रहता है हमारा अगला थ, है ना। थ जो है हमारे सिर्फ ऊपर वाली लाइन में रहेगा। तो थ के लिए हमको पहले एक स्ट्रोक लेना है, फिर यहाँ से हमको कर्व लेते हुए दूसरी लाइन में जुड़ना है, और यहाँ से हमको ना त्रिभुज बनाना है यूं, और ऊपर से इनको जोड़ देना है, ठीक है। ये था लिखने का तरीका, तिब्बतन में था लिखते हैं यूं। और ये कर्व लिया हमने, है ना, यहाँ से हमको त्रिभुज बनाना है, और ऊपर से इसको जोड़ देना है स्ट्रेट नीचे की तरफ। ये है था। था, है ना। नेक्स्ट वर्ड है द। द के लिए फिर हम लोग तीनों लाइन यूज करेंगे। तीनों मीन्स जो, अगर आप लोग नोटबुक हिंदी वाली नोटबुक यूज कर रहे हो तो उसमें दोनों लाइन यूज करना है। तो द के लिए पहले एक स्ट्रेट लाइन, है ना। यहां तक जो है हमारा ये फॉर्मेशन है, ये है ंगा का फॉर्मेशन, है ना। अब देखिए ंगा में हम लोगों ने यहाँ से कर्व लिया था यहाँ तक, बट द के लिए हम लोग यहाँ से ये कर्व लेंगे और इसको स्ट्रेट नीचे तक ले जाएंगे। इसीलिए तिब्बतन में कुछ एक वर्ड्स होते हैं, उनमें कंफ्यूजन रहता है कि ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है ना। तो ये हमारा द है। और हमेशा आप लोगों को एक और बात मैं आज मतलब वो बताता हूँ, जैसे जब भी आप लोग अल्फाबेट साथ में लिखेंगे ना, जैसे क सीखा हमने, ठीक है। तो क सीखा, क के बाद एक डॉट होता है ना, उसके बाद अगला वर्ड लिखा जाता है। उसके बाद ये हमने ख लिखा, है ना, उसके बाद डॉट रहेगा, फिर हमने ग लिखा। अभी मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, है ना। ये क ख ग के बीच में ये जो डॉट रहता है, ये रहता है बताने, क्योंकि तिब्बतन में ना शिरो रेखा, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं शिरो रेखा, वैसे शिरो रेखा नहीं रहती। हिंदी में क्लियरली पता चल जाता है, जैसे मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ, कमल लिख रहा हूँ, तो क म ल लिखूंगा और इनको मैं एक शिरो रेखा से जोड़ दूंगा, और उसके बाद एक और वर्ड अगर लिखता हूँ कमल का, है ना, तो यहां से हमको पता चलता है इस गैप के कारण कि यहाँ पे शब्द खत्म हो, मतलब शब्द अलग है, ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है। तो तिब्बतन में इन डॉट्स के कारण पता चलता है कि अगला शब्द अलग है, पिछला शब्द अलग है, ठीक है। जैसे अभी मैंने ङ और ज का वर्ड बताया आपको, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखता हूँ ङ ज, है ना, तो ङ ज मीन्स यहाँ पे अगर डॉट है तो ङ का मतलब अलग रहेगा, ज का मतलब अलग रहेगा। तो मैं चाय, ठीक है, आगे फिर थुंगी, मतलब वो आगे सीखेंगे हम लोग। तो ये डॉट आप लोगों ने दिमाग में ध्यान में रखना है। और एक और क्या रहता है, जैसे जब हम लोग ङ लिखते हैं ना, तो ङ जब लिखते हैं, ङ के बाद डॉट रहता है और पूर्ण विराम जो तिब्बतन में यूं रहता है। सिर्फ ङ और द के बाद ही ये डॉट लिखा जाता है पूर्ण विराम से पहले। ये वाला थोड़ा सा और मतलब माइंड में रखने वाली बात है। क्यों ये किया जाता है? क्योंकि अगर हम लोग ङ के साथ आगे डॉट नहीं दे के पूर्ण विराम दे देंगे, और कभी पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब अभी मिलते हैं तिब्बतन में ना, तो उनमें कई जगह ये जो है टच दिखता है हमको, ठीक है। तो टच दिखने के कारण इसको लोग
ना नहीं पढ़कर पा का उच्चारण करते हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग पवर्ग सीखेंगे तो पा का जो फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से रहता है। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए वो यहाँ पे डॉट लगते हैं। ठीक है, ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बट ध्यान देने वाली बातें हैं। द हो गया। ठीक है, तो द के बाद जो है, जैसे हमारे तिब्बतन में दीर्घ है ही नहीं, ठीक है, तो सीधे हम लोग आते हैं ना पे, है ना। ओके, सिमरजीत जी, या फिर कोई भी आप लोगों में से ना वो जी उसमें सर। जी, अगर वो ली अगर ज्वाइन होती है तो मेरे को प्लीज मतलब बता देना आप ना। यस आपको, सर। जी आपको को होस्ट बनाया है, आप उसमें देखिएगा, है ना। जी सर। जी, तो ना लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। ना के लिए पहले हम लोग एक स्ट्रोक लेंगे, है ना, और यहाँ से छोटा सा कर्व नीचे तक, यहाँ सेकंड लाइन तक रहेगा, और यहाँ पे हम लोगों को एक राउंड बनाना है ना, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन नीचे स्ट्रेट रहेगा ये, ठीक है। ये ना लिखने का तरीका है, हेड स्ट्रोक, कर्व, है ना, और उसके बाद एक सर्कल, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रेट नीचे की तरफ। मेरा स्ट्रेट नहीं हो रहा, फिर से देखता हूँ। एक हेडलाइन, उसके बाद ये छोटा सा कर्व रहेगा, यहाँ पे आपका सर्कल रहेगा, और यहाँ से स्ट्रेट नीचे के लिए, ठीक है। ये है ना लिखने का फॉर्मेशन। ओके, ठीक है, यहाँ तक त था, द न, है ना। ना हमारा कंप्लीट, त वर्ग भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है ना, वो रहता है हमारा प, प वर्ग, ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने बताया था ना, जैसे जब प लिखते हैं तो हमको पहले एक हेड स्ट्रोक देना है और वहां से ंगा वाला फॉर्मेशन बनाना है पहले। ठीक है, ये ंगा वाला फॉर्मेशन बना, और उसके बाद यहाँ से ऊपर से एक डायरेक्ट लाइन इसके साथ जुड़ेगी সিলেবাস स्ट्रेट, দিয়ে দিয়েছে, ছোটু টিভি বন্ধ করে চলে এসো। है ना। ये आपका प का फॉर्मेशन रहेगा। फिर से देखिएगा, यहाँ से हमने एक स्ट्रोक लिया, और यहाँ से हमने मतलब ंगा वाला फॉर्मेशन लिया, और उसी को हमने आगे यूं जोड़ा, और यहाँ से स्ट्रेट नीचे के लिए इसको जोड़ा, तो ये हमारा प बनता है। अब देखिए, गुप्त ब्राह्मी लिपि में जो हमने प देखा था, है ना। ओके, तो गुप्त ब्राह्मी लिपि में प का स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार का था, है ना। तो वहीं से ये तिब्बतन वाला प का स्ट्रक्चर जो है उन्होंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। और उसके बाद जो फ था, है ना, गुप्त ब्राह्मी लिपि में फ कुछ इस प्रकार का था, है ना। तो वहीं से उन्होंने तिब्बतन में क्या किया है, तिब्बतन में जो उन्होंने फ लिखा है, फ का स्ट्रक्चर जो किया है ना, तो वो देखिए, पहले उन्होंने प का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। प का स्ट्रक्चर यूं बनाया है उन्होंने ने, और यहीं से उन्होंने इसको काट दिया आधा, तो ये आपका फ बना दिया उन्होंने, ठीक है। सबसे तिब्बतन में ना सबसे इजी प फ ब म लिखना रहता है। जैसे ये आपने किया, इसको यहाँ मतलब स्ट्रेट जोड़ना है, मेरा कर्व हो रहा है, तो यहाँ से इन्होंने ये आधा कर दिया, तो ये उनका फ हो गया, ठीक है। यहाँ ये जो फ लिखने का जो फॉर्मेशन है वो उन्होंने इस प्रकार से लिखा है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब हाँ देखिए, सर। ब लिखने का तरीका भी बहुत ही इजी, और उन्होंने स्ट्रेट वहीं से लिया है गुप्त ब्राह्मी से, क्योंकि गुप्त ब्राह्मी में ब कैसा, ब का जो स्ट्रक्चर था ना वो चतुर्भुज के आकार का था, ठीक है। तो जो अभी गुप्त ब्राह्मी में ब चतुर्भुज लिया था उन्होंने, तो तिब्बतन में मैंने बताया कैलीग्राफिकल वो है, तो वो लोग कर्व का बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले एक हेड स्ट्रोक लिया, हेड स्ट्रोक मीन्स ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ली, और यहाँ से उन्होंने यूं कर्व बनाते हुए ये करके उन्होंने चतुर्भुज को कर्व के साथ लिखा है,
ये स्ट्रेट रहेगा लास्ट वाला, है ना। जैसे आपने एक स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ से आपने एक सर मतलब कर्व लिया, ये लिया, और ऊपर जो स्ट्रेट लाइन है उसको आपने नीचे इसके साथ जोड़ दिया। तो ये उनका ब लिखने का तरीका, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे एक स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ से उन्होंने कर्व लिया, यहाँ पे एक और कर्व, और ये उन्होंने जोड़ दिया। ये स्ट्रेट, ये जो है ब लिखने का जो मतलब तरीका है तिब्बतन में, ऐसे किया। मेन थिंग इज ना, तिब्बतन में स्टेप्स देखने होते हैं कि कौन सा स्टेप कहाँ से शुरू होता है। जैसे कल पर कभी आप लोगों ने मैथिली वाली मतलब सीखी होगी, तो मैथिली में बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है क्योंकि मैथिली भी ना थोड़ा सा कैलीग्राफिकल फॉन्ट में लिखा जाता है। तो वो मैथिली, बंगला, ये सब मतलब कैलीग्राफिकल स्क्रिप्ट टाइप में आते हैं। तो इनको जब लिखते हैं ना, तो स्टेप्स यूज करने पड़ते हैं हमको, ठीक है। ओके, ये ब हो गया, है ना। तो जो ब के बाद हमने माँ लिखा था, माँ जो तिब्बतन में लिखा जाता है ना। अब जैसे दीर्घ ब नहीं रहता, ठीक है, वो अब दिमाग में फिक्स कर दीजिए कि तिब्बतन में दीर्घ शब्द रहते ही नहीं है। और जो म है, माँ के लिए भी सेम है। पहले हमको न वाला आधा ना का जो है स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हम्म, जैसे यहाँ से हम एक छोटी सी मतलब वो लेंगे, लाइन लेंगे, और यहाँ से यूं कर्व वाला एक लाइन रहेगा, और उसके नीचे एक सर्कल, ठीक है। ये था हमारा अभी तक का ना का। ना में हम लोग यहाँ से स्ट्रेट ले जाते थे। तो म में क्या करना है हमको, यहाँ से डाउन में एक ले जाकर, ठीक है, इसको यहाँ पे जोड़ देना है। तो ये हमारे तिब्बतन में माँ लिखने का तरीका। अब जल्दी अगर जल्दी में लिखते हैं जैसे आजकल ना, तो वो यूं लिखते हैं, यूं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आप ये लिया आपने, यहाँ से आपने एक छोटा सा वो लाइन लेके, उसको हमने यहाँ पे डाउन में ले जाए, रेखा जो ले गई वहां से स्ट्रेट जोड़ दिया उसको। तो ये जो है माँ लिखने का स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, प फ ब म। ठीक है। और देखिए, तिब्बतन में टवर्ग नहीं रहता, है ना। ट ठ ड अण, है ना। ट ठ ड ड अण जो है, ये तिब्बतन में रहते ही नहीं है, ये पूरा उन्होंने हटा ही दिया है। और इसकी जगह उन्होंने नया क्या ऐड किया था, च छ ज और व। ठीक है, तो लिखने का फॉर्मेशन बहुत ही इजी है। जैसे हम लोगों ने च छ ज सीखा है ना। तो जब उर्दू में, अगर मतलब उर्दू मीन्स च, देवनागरी में अगर हम लोग च लिख रहे हैं, तो हम लोग चा के नीचे एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया है, च का जो फॉर्मेशन था, है ना, वही बनाया, ठीक है। और उस उन्होंने यहाँ पे ऊपर यू लाइन दिया है। ऐसे करके रहता है, मतलब वो क्या रहता है कि जैसे जब हम लोग कैलीग्राफिकल पेन यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग जब लाइन खींचते हैं ना, तो वो इस प्रकार का शो करता है। तो ये आपको च बना, मतलब ये जो है आपका च बन जाता है ना। सिंपल है। पहले हमने च का फॉर्मेट बनाया, ठीक है। च का फॉर्मेट बनाया, उसके ऊपर हम लोगों ने एक यूं रेखा दे दी, तो ये आपका च हो गया, है ना। ठीक है, अब देखिए च, इस वर्ड का भी अपना एक मतलब रहता है ना। जैसे स हो गया, ठीक है। इसको हम लोग जैसे घास जो यूज करते हैं वर्ड, है ना, घास के लिए भी यूज होता है। और कई जगह मतलब ये जो है, जो हमारे नब्ज रहते हैं, नसें जो रहती हैं ना, उनके लिए भी यूज की जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक चीजें हैं, मतलब जो सिंगल अल्फाबेट होते हुए भी किसी पर्टिकुलर मीनिंग को दिखाता है ना। तो ये चा, ठीक है। और छ के लिए भी सेम है। अब मैं छ और ज साथ में लिखूंगा, है ना। छ छ,
ठीक है, ज ज, है ना। तो अब पहले छ का फॉर्मेशन कैसे बताया था? ऊपर से एक हेड स्ट्रोक लिया, बीच से हमने स्ट्रेट नीचे के लिए एक लाइन ली और यहाँ पे दो सर्कल बनाने हैं। ठीक है, ये आपका हो गया छ, और इसी के ऊपर हमको वो वाला पॉइंट देना है, तो ये आपका छ बन जाएगा। ठीक है ना। और ज के लिए सेम, हमको पहले ङ का फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद बीच से एक रेखा देंगे तो ये आपका ज हो जाएगा, और इसके ऊपर अगर हम लोग ये देते हैं, है ना, ऐसे टाइप, मतलब ऐसे एक बिंदु टाइप में, मतलब थोड़ा सा लंबा रहता है, अगर ऐसा देंगे तो ये आपका ज हो जाता है। ठीक है, च छ ज ञ च छ ज व। हाँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है ना, वो है व। ठीक है, तो व के लिए देखिए क्या करते हैं वो, यहाँ पे एक यूं कर्व के साथ क्वेश्चन मार्क टाइप में एक बनाया। ठीक है, और यहीं पे उन्होंने एक और रेखा ली इस प्रकार से। ठीक है, और इनको जोड़कर यहाँ पे उन्होंने ब का छोटा सा स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, ये आपका व लिखने का फॉर्मेशन है। अभी इसको लिखने का तरीका एक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, यहाँ से आपने क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए यूं दिया, है ना, यहाँ से एक स्ट्रेट रेखा ली, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हेड स्ट्रोक दिया, और इन दोनों को बीच में जोड़ के यहाँ पे ब का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, ये जो है आपका तिब्बतन व लिखने का तरीका है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ञ और व, है ना। जैसे ये रहा आपका यूं जोड़ा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हेड स्ट्रोक के साथ, इसको यूं जोड़ के यहाँ पे जो हमने ब लिखा था तिब्बतन में, वो स्ट्रक्चर यहाँ दे के ये आपका व हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। हम्म। तो इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो है अ, अब जैसे इसको हम लोग श बोलते हैं, बट जैसे मूर्धन्य श रहता है ना, वैसा वाला श बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना, जो नेक्स्ट अल्फाबेट रहेगा। ठीक है, बट मूर्धन्य श तिब्बतन स्कॉलर्स नहीं मानते, वो क्या कहते हैं, श के नीचे बिंदी रख के इसका वो बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी फिलहाल मतलब श का ही उच्चारण कीजिए, जैसे मूर्धन्य श के रूप में, है ना। तो उसको लिखने का पैटर्न भी सेम है, पहले एक स्टे मतलब शिरोरेखा रहेगी, उसके आगे से एक कर्व रहेगा बीच तक, और यहाँ से भी एक कर्व रहेगा, है ना, और ये यहाँ पे एक सर्कल रह के इसको हम नीचे स्ट्रेट ले जाएंगे, स्ट्रेट नीचे तक, है ना। ठीक है, जैसे फिर से लिख के बताता हूँ मैं, ये हमने एक वो लिया, ठीक है, और उसको हमने यहाँ से थोड़ा नीचे तक ले आएंगे भी चलेगा, है ना, और यहाँ से इसको लिया, यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया और इसको स्ट्रेट नीचे ले गए, यहाँ से ये स्ट्रेट रहेगा। जैसे अगर आपको मैं इसमें नॉर्मली लिख के दिखाऊं तो हम लोग श जो है यूं लिखते हैं। ठीक है, तो आपको वही बनाना है यहाँ पे भी, जैसे इसको ऐसा करके यहाँ पे यूं, और यहाँ से इसको गोल करके इसको स्ट्रेट नीचे ले जा सकते। बट ये जो है मैंने ऊपर लिख दिया, इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ तक रहेगा ये, है ना, बड़ा रहेगा। तो ये श है। अब इसके बाद आता है एक और, जैसे हम लोग स बोलते हैं, बट इसके नीचे बिंदी लगाएंगे तो इसका उच्चारण थोड़ा सा शार्प रहता है, जा, जा कहते हैं हम लोग। जैसे अब उच्चारण में ना तिब्बतन में कई वर्ड्स आए हैं जिनका उच्चारण बहुत सिमिलर रहता है, जैसे इससे पहले हम लोगों ने सीखा ये, ठीक है ना, तो इसका उच्चारण रहता है ज, जमीन वाला ज, है ना, बट ये जो उच्चारण है इससे बहुत सिमिलर होता है सा। ये
लिखने का पैटर्न बताता हूँ सबसे पहले, है ना, और इसका अपना एक मीनिंग भी रहता है। तो जो ज था, है ना, उसी का उल्टा वो है, यूं करके। पहले हमने एक शिरोरेखा ली, वहां से एक कर्व के साथ नीचे तक लाइन ली, और यहां से हमने इसको यहाँ पे जोड़ा, है ना, और बीच में एक स्ट्रेट लाइन ली। ये सा, ठीक है। सा मतलब इसका मीनिंग क्या रहता है? इसका रहता है खाना। भोजन नहीं, मतलब भोजन करने के जो प्रक्रिया रहती है ना, खाने की जो प्रक्रिया रहती है, उसको सा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जा है, इसका उच्चारण रहेगा सा। बट नॉर्मली जो नए सीखते हैं वो दोनों का उच्चारण सेम ही करते हैं, बट वो जो है, जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो उसमें वाक्य के आधार पे पता चल जाता है कि यहाँ पे वो इस वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। अब देखिए, मैंने कल परसों बताया था, ये ना एक ह का ही उच्चारण रहता है, बहुत ही माइनर सा, मतलब हलंत वाला ह बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो उसका उच्चारण, मतलब लिखने का पैटर्न ये है। जैसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ से थोड़ा सा कर्व नीचे तक लिया, है ना, और यहाँ से इसको हमने एक तिरछी लाइन लेके बाईं और वहीं से नीचे यूं कर दिया, ठीक है। ये है ह लिखने का तरीका। तो मैंने बताया था, जैसे देवनागरी में जब हम लोग दीर्घ कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे घ जो है, दीर्घ ग नहीं है ना, अगर हम लोगों को दीर्घ घ लिखना होता है, ठीक है, तो ग लिखेंगे, घ के नीचे ये वाला वर्ड जुड़ता है, ठीक है। इसी का मतलब इसकी मात्रा कह सकते हैं, या ये वर्ड जुड़ने के बाद ये आपका क्या हो जाए। अच्छा सॉरी, ये नहीं, ई के लिए, घ के लिए बता रहा था मैं, ग नहीं। जैसे दीर्घ ई लिख रहे हैं हम लोग ना देवनागरी में, तो जब हम लोग ई लिखेंगे दीर्घ, तो उसके नीचे इसको जोड़ते हैं, और यहाँ पे ई कार लगा देंगे, तो ये आपका दीर्घ ई हो जाता है, ठीक है। घ लिखने के लिए दूसरा है, घ लिखने के लिए हम लोग ह जो अ, विस्तृत ह है, संपूर्ण ह है, वो जोड़ते हैं, ठीक है। ये आपका ह लिखने का पैटर्न। इसका उच्चारण बहुत ही स्मॉल रहता है, और बहुत सारे वर्ड जो है तिब्बतन में आपको इससे रिलेटेड मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ह हो गया। विक्रम सर, हाँ जी। इस वाले लेटर को कई जगह अ भी प्रोनाउंस करते हैं ना, तो हाँ, वो कई दूसरे अ और इसमें क्या डिफरेंस है? ये इसका उच्चारण ना अ भी नहीं होता, बहुत ही स्मॉल ह या अ का स्मॉल वर्जन बोल सकते हैं, स्मॉल उच्चारण करते हैं इसका हम। जैसे इसका उच्चारण तिब्बतन में ना, जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे कुछ वर्ड रहते हैं उसमें, अगर हम लोग प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण करें, तो जब तक इसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा रहेगा, तब तक इसका क्लियर उच्चारण नहीं रहता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना, तो जैसे एक वर्ड रहता है तिब्बतन में, ठीक है ना, इसका मतलब रहता है तीर। ये सारा हम लोग अभी सीखेंगे। इसमें जो है म साइलेंट रहता है, ठीक है, इसका उच्चारण नहीं होता, सिर्फ इसका उच्चारण होता है। उच्चारण कैसे करते हैं? दा, है ना, तो दा में जो लास्ट में आ की मात्रा थोड़ी सी आ रही है ना, वो इसका उच्चारण हो रहा है, ठीक है। और एक और होता है, जैसे जब हम लोग अभी न में कारक सीखेंगे ना, तो कारक में आता है, ऐसा एक वर्ड आएगा, ठीक है ना, जैसे प के साथ ये जुड़ा है, तब हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? पई। हम्म। पई पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम्म। देखिए, पई जब पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसका उच्चारण जो है हा की तरह आ रहा है। और यहाँ पे इसका उच्चारण कैसे आया था? दा। दा में यहाँ पे इसका उच्चारण जो है अ, के उसमें उच्चारण मतलब हो रहा था। तो ऐसे अलग अलग है। जैसे जब हम लोग डाइक्रिटिकल मार्क्स यूज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, अगर हम लोग तिब्बतन का इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, मतलब डाइक्रिटिकल उसमें, रोमन उसमें, है ना, तब वहाँ पे इसके लिए जो हम लोग
एक कॉमा रहता है ना, इन्वर्टेड कॉमा टाइप में, सिंगल कॉमा जो है, हाँ। हाँ उसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो वो पता चल जाता है। इसके साथ अगर स्वर जुड़ा है तो वहां पे ह का उच्चारण रहेगा, और स्वर नहीं जुड़ा है तो वहां पे इसका उच्चारण अ के रूप में किया जाता है। इट इज नोन एज अछुंग ना? हाँ, इट्स नेम इन अचुंग, अचुंग बोल सकते हैं अछुंग। इसको हम लोग, जी 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 जी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। एंड अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है ना, वो है हमारा, अच्छा पहले मैं ये रेखा क्यों मिट जा रही, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग यह लिखते हैं, ठीक है। यह लिखने के लिए फॉर्मेशन मेरे को सबसे अच्छा मतलब दिखने में यह लगता है। तो यह यूं रखते हैं और यहीं से एक तिरछी रेखा जुड़ के ये जो है यह लिखने का फॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे आप लोगों को फिर से अगर क्लियरली बताऊं, यहाँ से हमने एक वो लिया, स्ट्रोक लिया, और यहाँ से इसको हम लोगों ने कर्व करते हुए नीचे से ऊपर की ओर यूं जोड़ा, ठीक है। और यहाँ से एक तिरछी लाइन ली, फिर उस तिरछी लाइन को हमने ऊपर से नीचे स्ट्रेट जोड़ दिया। तो ये जो है यह लिखने का तरीका है। तो इसको जैसे नॉर्मली जब हम लिखते हैं तो यूं भी हो जाता है, मतलब ये वाली लाइन आपके ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी। तो नॉर्मली मतलब जब तिब्बतन स्क्रिप्ट में आप लोग देखोगे तो वहां पे आप लोगों को ऐसे फॉर्मेशन वाला मिलेगा, ठीक है। ये वाला आप लोग ज्यादा फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार लिख के दिखाता हूँ। जैसे एक स्ट्रोक लिया, है ना, वहां से हमने यहाँ नीचे तक कर्व लेकर उसको यहाँ जोड़ा। तो ये वाला आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसको ऊपर से ले गया और यहाँ से नीचे से एक तिरछी रेखा और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन, है ना। ये या का फॉर्मेशन है। अब देखिए ना, जैसे जो चाइना, ताइवान, मतलब जो मंगोलिया, यहाँ आसपास के जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं ना, उनमें कर्व्स बहुत रहते हैं, है ना। और वो सब जो है कैलीग्राफिकल स्क्रिप्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो जैसे जापान हो गया, इन सब का जो है मतलब लिखने का तरीका, जैसे अब ठीक है चाइनीज, मतलब जापानीज एंड चाइनीज आई थिंक ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, बट उनके उसमें ना कर्व्स बहुत रहते हैं, क्योंकि वो कलम यूज करते थे। तिब्बत में भी चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, जो जब थोमी संबुडा ने जो स्क्रिप्ट बनाया तो उसमें उन्होंने ऐसे कर्व्स का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है, ठीक है। या हाँ, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड रहता है, मेरे ख्याल से आज हमारा जो है व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन ज्यादा नहीं है ना। र, ठीक है। र लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इन्होंने देवनागरी से ही लिया है, ठीक है। उन्होंने यहाँ से एक कर्व लिया और उसी कर्व को आगे यूं जोड़ते हुए दूसरी लाइन तक ले गए, है ना। अब कई जगह आप लोगों को यूं भी दिखेगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा और यहाँ से यूं ये भी दिखेगा, है ना। कई जगह आप लोगों को कैसे दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है, वहां से आगे की तरफ ये दिखेगा और यूं ये भी र दिखता है, ठीक है। ऐसे तीन प्रकार के र मिलेंगे आप लोगों को तिब्बतन मैन्युस्क्रिप्ट में। बट मोस्टली जो है आजकल यूज जो करते हैं वो ये वाला ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। र लिखना सबसे इजी है। अब देखिए ल, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है हमारे पास ल, है ना। तो जब ल लिखा जाता है, ल लिखने का तरीका भी बहुत ही इजी, मतलब जो हमने हचुंग लिखा था ना, ठीक है, हचुंग ही लिखना है। और हचुंग के जो लास्ट लाइन है उसको ऊपर वाली लाइन के साथ जोड़ देना है। ये है ल लिखने का तरीका।
और मोस्टली आपको ऐसे ही दिखेगा, मतलब ज्यादातर तिब्बतन जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं वहां पे आपको यूं मिलते हैं ल। ठीक है, तो यही किया हमने। यहाँ से हमने हचुंग लिया, है ना, हचुंग को नीचे तक ले गए और उसको ऊपर से स्ट्रेट जोड़ दिया, ये आपका ल। ठीक है, ल के बाद अब आता है हमारे पास तालव्य श, है ना। तो तालव्य श लिखने का तरीका, हमको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेनी है ना, और यहाँ से जैसे वर्गमूल का जो निशान रहता है, ठीक है, उसको ऊपर वाले स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ना है। और वहीं से हमको एक सर्कल लेते हुए इस पॉइंट से, जब सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इस पॉइंट से हमको डायरेक्ट नीचे स्ट्रेट एक लाइन लेनी है। ठीक है, जैसे अच्छा ये थोड़ा छोटा हो गया, ये वाला सर्कल जो आपका दूसरे उसमें आना चाहिए था। मैं एक बार फिर से लिख के दिखाता हूँ, वेट। हाँ, जैसे हमने एक स्ट्रोक लिया, ठीक है, यहाँ से हमने वर्गमूल का एक वो लिया, उसके साथ जोड़ दिया और एक सर्कल बना दिया। ठीक है, और उसी सर्कल को हमको यहाँ से नीचे एक स्ट्रेट लाइन के साथ ले जाना है। ये जो है श लिखने का तरीका है ना। इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे अगर आप लोगों को दिखाऊं तो आ, ये इस तरह से दिखेगा आप लोगों को तिब्बतन मतलब लिटरेचर्स में। फिर से आपको वही है, पहले एक स्ट्रोक लिया, है ना, वर्गमूल टाइप में बना के उसके साथ जोड़ दिया, फिर एक हमने सर्कल लिया और सर्कल को स्ट्रेट नीचे ले गए, है ना, ये है श। अब देखिए ये जो श है इसका भी अपना एक सेपरेट पर्टिकुलर मीनिंग रहता है। मांस, है ना, जो मीट रहता है मांस, उसको हम लोग तिब्बतन में शा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, श हो गया, है ना। अब इसके बाद स, है ना। तो स जो है तिब्बतन में लिखने का तरीका फिर बहुत ही इजी है। स के लिए हमको पहले यहाँ से आधा ङा का वो करना है, यहाँ से हमने ये जोड़ा, नीचे एक कर्व बनाया और यहाँ से एक तिरछी रेखा ली और उस तिरछी रेखा को ऊपर से जोड़ दिया। ये जो है आपका स लिखने का। जैसे मेरे यहाँ पे गैप छूट रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे गैप छूट रहा है, ये गैप नहीं रहना चाहिए, है ना। यहाँ से हमने ऐसा यूं लेके इसको हमने नीचे जोड़ा, यहाँ से हमने स्ट्रेट तिरछी रेखा ली, सॉरी स्ट्रेट नहीं है, और उसके ऊपर हमने स्ट्रेट रेखा लेकर जोड़ दी, तो ये स है ना। तो जैसे स, ठीक है, इस प्रकार का रहता है, यहाँ जुड़ा रहता है। ठीक है, हम्म। तो इसका भी अपना एक मीनिंग रहता है ना, जो हम लोग स लिख रहे हैं, ठीक है ना। स का अर्थ रहता है भूमि, है ना, या फिर धरा, मतलब भूमि, धरा, धरती, पृथ्वी, है ना, उन सब के लिए सा शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मिट्टी, है ना, मिट्टी के लिए भी सा शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, पहला श सा हाँ अब दो अल्फाबेट्स और रहते हैं हमारे तिब्बतन स्क्रिप्ट के, जैसे हम्म ह, है ना। तो ह लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल। पहले हमने एक स्ट्रोक लिया, है ना, स्ट्रोक लेके हमने तिरछी रेखा बाईं ओर ले ली, वहां से फिर बाईं ओर से फिर हमने नीचे फिर से एक तिरछी रेखा ली, है ना, दाईं ओर, और वहां से हमने एक कर्व बनाते हुए त का फॉर्मेशन जो, अब देखिए त और ह में फर्क है, ठीक है, है ना। जैसे त और ह में फर्क क्या है, जब हम लोगों ने त सीखा था तो त के लिए हमने क्या किया था, पहले एक शिरोरेखा ली थी, वहां से हमने तिरछी रेखा दाईं ओर ली थी और वहां पे हमने कर्व बनाया था, है ना, ये हमारा त था। ठीक है ना। बट हा के लिए हमने क्या किया, हमने एक शिरोरेखा ली, वहां से हमने बाईं ओर एक तिरछी रेखा ली, फिर हमने दाईं ओर तिरछी रेखा लेके फिर कर्व बनाया है।
ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है ह और त में, है ना। और जैसे जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो तिब्बतन के पुराने मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं, उनमें क्या रहता है कि त और ह बहुत ही सिमिलर से दिखते हैं, तो इसलिए पढ़ने में बहुत बार दिक्कत आती है, तो वो आगे के शब्दों के साथ मेल करके फिर हम लोग उसका मतलब निकालते हैं। तो ये ह हो गया, ठीक है। अ, अब ये आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैंने लिखा है, ह का फॉर्मेशन ये है ना। ह के बाद जो नेक्स्ट वर्ड रहता है वो हम लोग सीख चुके हैं। तो क्या वर्ड रहता है लास्ट में? Oh, अ, अ है ना। तो लास्ट वर्ड जो है, मतलब अल्फाबेट जो है, वो हमारा अ है। तो अ लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है ना। तो जैसे हमने अ सीखा है पहले, मैं लास्ट में बता रहा हूँ। तो हमको एक स्ट्रोक लेना है, उसमें तिरछी रेखा दाईं ओर, है ना। वहीं से हमको ये वाला बहुत ही सिमिलर है, देवनागरी में भी लोग अ ऐसे ही लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ से एक तिरछी रेखा लेके उस रेखा को हमको मतलब ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट जोड़ देना है। ये हमारा अ लिखने का पैटर्न है। सबसे पहले हमने स्ट्रोक लिया, स्ट्रोक लेके हमने एक तिरछी रेखा दाईं ओर ली, वहां से हमने कर्व बनाया, है ना। और ऊपर से कोने से हमने एक तिरछी रेखा दाईं ओर ली, और उस दाईं ओर ली गई तिरछी रेखा को हमने ऊपर से एक सीधी रेखा के साथ जोड़ दिया। तो ये जो है हमारा तिब्बतन में अ लिखने का पैटर्न है। अब देखिए, अ लिखने का जो यहाँ पे ये तरीका था, इसी को इन्होंने यहाँ से ऐसे करके लिया है, ठीक है। तो ये था। तो आज हमारा जो है व्यंजन कंप्लीट हो गया है। मैं थोड़ी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जो अभी आप लोग जितने भी जुड़े हैं ना, तो आप लोगों ने पहले सीखा है, ठीक है। ये सब एक था कि रिकॉल, और जो नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए मतलब वो था, उन लोगों को दिखाने के लिए, उन लोगों को बताने के लिए कि तिब्बतन अल्फाबेट्स कैसे थे। नहीं तो मैं डायरेक्ट हमारे मतलब वर्ड मीनिंग के साथ सेंटेंस बनाना स्टार्ट करने वाला था। अभी हम लोगों को 2-3 दिन लगेंगे। तो आप लोगों को कल के लिए मतलब एक होमवर्क, क्या मतलब ऐसा अगर मैं दूं, है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे 12 खड़ी होते हैं ना, हम लोगों ने सबने किया है, ठीक है। तो अब आप लोगों को अल्फाबेट्स पता है ना। तो जैसे क के साथ जो हमारे स्वर हैं, है ना, क ई की, ठीक है। तो 12 खड़ी अगर सबका करने जाएं तो आप लोगों के लिए ठीक है। तो अगर नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों ने सिर्फ ऐसे करना है, जैसे क के साथ ई जोड़ दिया, ख के साथ ऊ जोड़ दिया, है ना, और घ के साथ ए जोड़ दिया, ठीक है। और ङ है ना, ङ के साथ ओ जोड़ दिया। अब देखिए एक और है इसमें ना, मैं आप लोगों को वो 2 लाइन यूज करने के लिए क्यों कह रहा था। अब यहाँ देखिए, जब आप लोग नॉर्मल बाद में धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल का मतलब एक ही लाइन में लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ, जैसे ङ थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है, ग थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है ना, ख का ये जो है उसके आधे में रहता है, क का यहाँ आधे में छुटता है, ठीक है। ये सब आइडिया हो जाएगा, और बाद में आप जब एक लाइन में भी लिखोगे तो बहुत सुंदर दिखेगा वो, है ना। तो ये आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क भी हो जाएगा और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद कल फिर हम लोग जुड़ेंगे, पहले वर्णों के बारे में, जो अभी तक जो हम लोग गए हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद मैं आप लोगों को कल जैसे जो पूरा अक्षर, परा अक्षर और परा परा अक्षर रहते हैं, मतलब उसमें हम लोग मोनजुक, जेनजुक, जेनजुक, यांगजुक, और संयुक्त व्यंजन, देखिए अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है ना, इसमें संयुक्त व्यंजन है ही नहीं, ठीक है। इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है, बट जो कल तिब्बतन में संयुक्त व्यंजन बनते हैं, है ना, वो अलग प्रकार के रहते हैं, वो भी हम लोग एक डिटेल में जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम लोगों को आगे शब्दों का निर्माण करना है, शब्दों को बनाना है, ठीक है। तो आगे हम लोग पूरे ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो कल आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, कल ये करिए, और कल मिलते हैं, आज यहाँ रुकते हैं, है ना। ओके, गुड नाइट सबको।
गुड नाइट सर। जी।